1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे। 1999 में हुए थे कारगिल वॉर। 2000 में हुआ था आईटी बबल बस्ट। 2001 में हुआ था ट्विन टावर क्रैश। इराक ने अमेरिका का ट्विन टावर क्रैश किया। से लेकर अब तक हर साल कुछ ना कुछ हुआ है। हमारा जो अभी करंट यूथ है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट एज है फाइनेंशियल प्लानिंग के? 2014 में एक सर्वे हुआ था जिसमें पूछा गया था कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा किसने बनाया। जब उसका रिजल्ट जब आया था ना, वो बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट्स थे। तो उसका पहला आंसर था जो व्यक्ति इन्वेस्ट करके उसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया, और दूसरा जो व्यक्ति उसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया मार्केट में। अभी कोविड टाइम में सबको पता चला कि भाई इमरजेंसी एक्चुअल में होनी चाहिए आपके पास एज अ फंड। तो अगर आपने अभी देखा होगा, ट्रम्प ने टैरिफ और बढ़ा दिए, हाँ। है ना। वो सुबह कुछ और आके बोलता है, शाम को कुछ और आके बोलता है, जिसकी वजह से शायद कंट्रीज के स्टॉक मार्केट भी कभी ऊपर और शाम को आते आते फिर से नीचे आ जाते हैं। तो इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: सेफ्टी, इमरजेंसी, वेल्थ क्रिएशन। 3 डीज ऐसी होती है जो उसके हाथ में नहीं है। पहली डी है डेट, दूसरी डी है और तीसरी डी है। ये तीनों डी किसी को बोल के नहीं आती, पर ये जब भी आएगी, एक चीज श्योर है कि सामने वाले की इनकम चली जाएगी। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रिलीव टॉक्स के अंदर। और आज हमारे पहले पॉडकास्ट के अंदर जुड़ रहे हैं हमारे साथ मयूर अग्रवाल, जो कि इंजीनियर टर्न इनटू एजुकेटर टर्न इनटू फाइनेंशियल प्रोफेशनल। और आज हम सुनने वाले हैं उनकी कहानी और उनकी जर्नी, उनकी जुबानी। वेलकम मयूर भाई टू रिलीव टॉक्स। थैंक यू दर्शन भाई। मयूर भाई, हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले, व्हाट इज मनी फॉर यू? मनी दर्शन भाई, फॉर मी इज चॉइस। मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं अपने बच्चे की शादी कहाँ करूंगा? क्या मैं लोकल क्लब में करूंगा या उदयपुर के उदय पैलेस में करूंगा? मैं घूमने जाऊंगा, हर दिवाली पे घूमने जाता हूँ। मैं कहाँ जाऊं? क्या मैं गोवा जाऊं या फिर मैं कोई फॉरेन डेस्टिनेशन जाऊं? मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? क्या वो एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या वो एक सीबीएसई या आईसीएसई के महंगे स्कूल में पढ़ता है? देखो, मेरे लिए ना मनी चॉइस है और मनी फ्रीडम है। मुझे बहुत बार लोग मिलते हैं और वो बोलते हैं कि मनी खुशियां नहीं दे सकता। बहुत सही कहते हैं, पर सर मनी दर्शन भाई लग्जरी दे सकता है। बोलते ना कि साइकिल पे भी आदमी रोता है। दर्शन भाई, साइकिल पे भी रो सकता है, मर्सिडीज में भी रो सकता है, पर मर्सिडीज में रोएगा तो कोई देखेगा तो नहीं एटलीस्ट उसे। तो मनी फॉर मी इज चॉइस एंड मनी इज फ्रीडम। आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल प्लानिंग? सो फाइनेंशियल प्लानिंग को है ना 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाग होता है हमेशा सेफ्टी, जिसमें आ जाता है आपका टर्म प्लान, आपका लाइफ इंश्योरेंस जो कि है। दूसरा पार्ट होता है उसमें मेडिक्लेम, एंड तीसरा पार्ट होता है इनकम प्रोटेक्शन। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब उसके बाद आता है कंटिजेंसी फंड, जिसे हम बोल सकते हैं इमरजेंसी फंड। व्हाट इज इमरजेंसी फंड, हम वो बाद में डिस्कस करते हैं। एंड तीसरा आता है वेल्थ क्रिएशन। सो फाइनेंशियल प्लानिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: सेफ्टी, इमरजेंसी, वेल्थ क्रिएशन। सो आपके अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि हमारा जो अभी करंट यूथ है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट एज है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए? सो फाइनेंशियल प्लानिंग की जो सबसे बेस्ट एज है कि जब आप पैसा कमाना शुरू कर दें। आप जैसे ही पैसा कमाना शुरू कर दें, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दें, दैट इज द बेस्ट एज, क्योंकि उसको डिले करने का कोई रीजन नहीं है। राइट। सो व्हाट आर द डिटेल्स इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल प्लानिंग? डिटेल्स ऑलरेडी हमने जैसे डिस्कस किया। फाइनेंशियल प्लानिंग में डिटेल्स आती है आपकी सिक्योरिटी, जिसको अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, इनकम प्रोटेक्शन। दूसरा था आपका इमरजेंसी फंड, एंड तीसरा था आपका वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन में आप जो पैसा कमा रहे हैं उसको बढ़ाना है। इमरजेंसी फंड में आप एक कुशन क्रिएट करते हैं कि अगर इन केस कोई इमरजेंसी आई या कोई जैसे कोरोना फिर से आ गया, तो आपके पास एक सेपरेट फंड रखा गया है जो आप यूज कर सकते हैं जब आप नहीं कमा पाएंगे। यस। सो मयूर भाई, आपके हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस का कवर कितना मिनिमम होना चाहिए? वेल दर्शन भाई, ये डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे: उसकी एज, उसकी इनकम और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट अगर मैं एक बेसिक थंब रूल को फॉलो करूं, आदमी जितना कमाता है, व्यक्ति जितना कमाता है, उसका मतलब कितना साल में जितना कमाता है उसका 10 गुना।
तो मान लीजिए अगर दर्शन जी आप अगर साल का 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपका मिनिमम लाइफ इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए 2 करोड़ रुपए, ये मिनिमम है। अगर आप 50 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपका मिनिमम लाइफ इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए 5 करोड़। और अगर आप 1 करोड़ साल का कमा रहे हैं तो आपका मिनिमम लाइफ का कवर होना चाहिए 10 करोड़ रुपए। सो मयूर भाई, मैंने ऐसा सुना है कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो वो लोग हमें एक्स्ट्रा ऐसा सजेस्ट करते हैं कि राइडर्स भी आपको लेने चाहिए। तो ये राइडर्स मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि क्या होते हैं, और हमारी ऑडियंस को भी शायद पता नहीं होगा किसी को भी कि राइडर्स क्या होते हैं। तो दर्शन भाई, क्या आपको पिज्जा खाना पसंद है? ऑब्वियसली यार। तो क्या आप अगर डोमिनोज में पिज्जा खाने जा रहे हैं तो आप मार्गेरिटा पिज्जा खाएंगे या फिर वेजिटेबल लोडेड पिज्जा खाएंगे? ऑब्वियसली वेजिटेबल लोडेड। ठीक है। तो जब हम टर्म प्लान लेते हैं या जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो एक होता है बेसिक लाइफ इंश्योरेंस, जो अगर मैं समझू टर्म प्लान की बात करूं तो वो टर्म प्लान कब काम करता है? जब डेथ होती है। पर कहा जाता है इनका आदमी के हाथ में 3 डीज ऐसी होती है जो उसके हाथ में नहीं है। पहली डी है डेथ, दूसरी डी है डिसेबिलिटी, और तीसरी डी है डिसीज। दर्शन भाई, ये तीनों डी किसी को बोल के नहीं आती, पर ये जब भी आएगी एक चीज श्योर है कि सामने वाले की इनकम चली जाएगी। ठीक है। जब मैं बेसिक टर्म प्लान लेता हूं विदाउट राइडर्स तो वो टर्म प्लान सिर्फ डेथ पे मुझे कवर देगा। पर अगर हम जब टर्म प्लान लेते हैं राइडर्स के साथ तो वो हमें डिसेबिलिटी पे भी पैसा देगा और वो हमें डिसीज पे भी पैसा देगा। तो आपका जो सवाल था कि हमें राइडर्स लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए। और कौन से राइडर्स लेने चाहिए? हमें लेना चाहिए एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का राइडर और क्रिटिकल इलनेस का राइडर। अभी ये राइडर्स के बारे में तो हमें पता चल गया कि राइडर्स डेफिनेटली हमें इंक्लूड करने चाहिए हमारे प्लान में, बट प्लान लेने में हम कितना डिले करते हैं तो हमें क्या उसका डिसएडवांटेज है? सो दर्शन भाई देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। मैं बिलीव करता हूँ एग्जाम्पल से आदमी जल्दी सीखता है। हम जब यंग होते हैं ना तो हमारी हेल्थ अच्छी होती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी हेल्थ भी खराब होती है। अब आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना, 2 चीज पर निर्भर करता है। एक है आपकी एज, क्योंकि जितनी जल्दी एज होती है उतना प्रीमियम कम होता है। दूसरी है आपका हेल्थ कंडीशन। अगर मेरी हेल्थ नॉर्मल है तो कंपनी वाले ओवरलोड नहीं लगाते, दे मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं करते। बट अगर समझ लीजिए कि हमें कोई बीमारी है तो कंपनी वाले एक्सेस प्रीमियम चार्ज करते हैं, क्योंकि उनकी लायबिलिटी बढ़ रही है, उनका रिस्क बढ़ रहा है। राइट। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप जितने जल्दी मतलब जैसे ही आप इनकम करना शुरू कर दे, आप टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए ताकि आपका प्रीमियम कम से कम रहे। सो मयूर भाई, मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है तो अभी मुझे मेडिक्लेम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दर्शन भाई, अगेन देखिए, मैं वही सवाल करता हूँ, क्या आप पिज्जा खाने जाते हैं तो सिर्फ पिज्जा खाते हैं या साथ में कोई ड्रिंक भी ऑर्डर करते हैं? ऑब्वियसली ड्रिंक भी करते हैं। ड्रिंक भी ऑर्डर करते हैं, एंड आप गुजरात में तो ऑब्वियसली। ठीक है। तो एक चीज को समझिए, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस का पर्पस अलग होता है। लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ की सिक्योरिटी देता है और मेडिक्लेम इंश्योरेंस आपकी हेल्थ की सिक्योरिटी देता है। आप अगर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो आपका लाइफ इंश्योरेंस आपको बिल नहीं भरेगा, आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस आपका हॉस्पिटल का बिल भरेगा। राइट। ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए क्योंकि वो हॉस्पिटल का बिल्स भरता है। लाइफ इंश्योरेंस अगर हमने राइडर्स के साथ लिया है तो वो आपको तब सपोर्ट करेगा जब एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी होगी, डिसीज होगी या फिर आपकी डेथ होगी। सो उसमें मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा, तो और वो कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रह रहे हैं। ठीक है। देखिए, 3 क्लासिफिकेशन है सिटीज की, टियर 1, टियर 2, टियर 3। यस। अब ये क्लासिफिकेशन को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हॉस्पिटल के बिल्स अलग टीयर्स में अलग होते हैं। जैसे मुंबई है, मुंबई टियर 1 सिटी है, तो मुंबई में हॉस्पिटल का बिल कंपेयर टू अ टियर 2 सिटी हमेशा ज्यादा रहेगा। ऑब्वियसली। ठीक है। बट अगर मुझे एक सिंपल सा थंब रूल फॉलो करना है कि मुझे लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, मेडिकल का कवर कितना लेना चाहिए, एक 25 लाख का कवर सफिशिएंट होगा। क्यों? अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या 25 लाख इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है? देखिए, मेडिकल इन्फ्लेशन जो इंडिया में है ना वो 14% है। और व्हेन आई से मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है, इसका मतलब ये कि हर साल आपका मेडिकल का बिल 14% से बढ़ रहा है। राइट। ठीक है।
14% से बढ़ना मतलब अगर आज 1 लाख का आपका समझिए मेडिकल एक्सपेंस है, हॉस्पिटल का एक्सपेंस है, तो वही सेम चीज अगर आप नेक्स्ट ईयर करवाते हैं तो वो 1,14,000 होने वाला है। 5 साल बाद कराते हैं तो 1 लाख का खर्चा आपका 2 लाख रुपए होने वाला है। राइट। तो इसीलिए 25 लाख का कवर मेडिकल एम का कम से कम होना चाहिए, मेरी राय है। सो अभी मेरा क्वेश्चन इसमें ऐसा है कि मेडिक्लेम में अगर मैं 25 लाख का ना लूं और कम बजट वाला लूं, अगर 3 to 5 lakhs का लूं, तो उसमें फिर क्या होगा? तो एक चीज को समझते दर्शन भाई, अगर आप 5 लाख का कवर लेते हैं और एक 25 लाख का कवर लेते हैं, नॉर्मली लोगों की मेंटालिटी ये रहती है कि मेरा प्रीमियम भी 5 गुना होगा, पर वैसा नहीं होता। आपका 5 लाख का मेडिक्लेम का कवर समझिए 20,000 का है, तो आपका 25 लाख का 30 से 40 हजार में हो जाएगा। तो अच्छा। पहली बात तो 5 गुना नहीं होगा, राइट। ठीक है। और दूसरी बात, सर जब आप 5 लाख का लेंगे ना, और अगर कोई बड़ी बीमारी आ गई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 5 लाख के कवर में कोई बड़ी बीमारी का खर्चा नहीं होगा। तो अगर आपका मेडिक्लेम प्रॉपर नहीं है, ठीक है, इंडिया में, तो आप एक ही स्टेप दूर हैं पॉवर्टी से, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है जब बड़ी बीमारी आती है तो लोगों के 80-90, कम से 90 लाख या कभी कभी 1 करोड़ भी खर्चा हो जाता है, जो पता नहीं चलता। और उस समय वो फैमिलीज पछताती है ये सोचकर कि हमने पहले मेडिक्लेम सफिशिएंट क्यों नहीं ली। मयूर भाई, मैं एक मेडिक्लेम एडवाइजर से मिला था, मुझे भी उससे मेडिक्लेम लेना था। तो कई बार ऐसा होता है कि मेडिक्लेम जो प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो अपने फायदे के लिए हमें कुछ कुछ चीजें बताते नहीं है, प्लान में जो इंक्लूडेड रहता है वो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे साथ शेयर नहीं करते, ठीक है। तो बाद में हमें उसके ऊपर कोई तकलीफ ना हो। तो ऐसी एडवाइसेस आप कुछ हमने शेयर करना चाहेंगे कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कोई मेडिक्लेम लेने के टाइम पे? सो जब भी मेडिक्लेम लिया जाता है ना दर्शन भाई, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। अब जब आप प्रीमियम भरते हैं ना, उस समय वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके मेल पे आता है, अगर आपने आपका ईमेल आईडी डाला है तो, राइट। ठीक है। तो आप एक चीज मेक श्योर करिए कि आपका ईमेल आईडी आपका डाला हुआ, अगर एडवाइजर का डाला होगा तो वो एप्लीकेशन फॉर्म एडवाइजर पे चला जाएगा, आप पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ईमेल आईडी। अब जब भी पॉलिसी भी इश्यू होती है ना, तो उसमें पॉलिसी वर्डिंग डॉक्यूमेंट होता है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और वो चीज वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके जो एडवाइजर ने बोला था वो और जो पॉलिसी में जो लिखा है क्या वो सेम है या नहीं। तो हमारे हिसाब से ना, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं ना, लोग अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को खोल के भी नहीं देखते। मैं बहुत लोगों से मिला हूं, जो जिनसे पूछे ना कि कितना पॉलिसी लिया हुआ है ये पता है, पर उसमें क्या है सर देखो वो तो एडवाइजर को पता है। राइट। ठीक है, इनको ये भी नहीं पता होता कि उनका कवर क्या है। तो एक बोलता है ना, एक बेसिक जागरूकता के हिसाब से आपको पता होना चाहिए आपकी पॉलिसी में क्या। सो मयूर भाई, अभी तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए 5 लाख का कवर लेके मैं सरवाइव कर लूंगा। मुझे अभी 25 लाख की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर बाद में कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको इंक्रीज कर दूंगा। दर्शन भाई देखो क्या होता है ना, पहली बात, मेडिक्लेम हो या लाइफ इंश्योरेंस, जब आप हेल्दी हो ना तभी ले सकते हो। अब आप 5 से जब 25 पे जाओगे ना, पहली बात, उस समय फिर से आपका पूरा बोलते हैं ना टेस्ट होगा, और अगर आप टेस्ट को पास नहीं करते तो आपको 25 नहीं मिलेगा। पहली प्रॉब्लम तो ये। राइट। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम 5 लाख का लेते हैं ना, तो हॉस्पिटल्स में काफी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। मैं सिंगल बेड रूम लूं या डिलक्स रूम लूं, ये रिस्ट्रिक्शंस होती है। जो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने 5 लाख का लिया, तो हॉस्पिटल का जो रूम होता है ना, वो आपका कवर का 1%, उसका जो रूम का रेंट है वो 1% से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब वो 5 लाख का अगर आपने कवर लिया है तो 5,000 से आपका रूम रेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज काफी हिस्सा मेडिकल बिल का आपको भरने आ जाएगा। ओह। पर जैसे ही आप 25 लाख का कवर ले लेते हो, ये जितनी भी लिमिटेशंस है वो सारी खत्म हो जाती है। फिर भी अगर आप बोलते हैं कि मुझे 25 का नहीं लेना, तो आप नहीं ले सकते, आप 10 या 12 से ले सकते हैं। वहां पे भी आपकी लिमिटेशंस काफी खत्म हो जाती मयूर भाई, मुझे ऐसा डाउट है कि मुझे 1 साल का प्रीमियम भरना चाहिए कि 3 साल का? दर्शन भाई, मेरे सजेशन से आपको 3 साल का प्रीमियम भरना चाहिए। क्यों 3 साल का प्रीमियम भरना चाहिए, उसके मैं आपको 2 कारण देता हूँ। पहला कारण, लास्ट 3 साल में जितनी भी टॉप मेडिक्लेम कंपनीज हैं इंडिया ने, उन्होंने अपना प्रीमियम 40% से बढ़ाया है। तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस में तो आपका कवर का अमाउंट प्रीमियम नहीं बढ़ता, लाइफ इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम का अमाउंट नहीं बढ़ता, पर मेडिक्लेम में आपका प्रीमियम का अमाउंट बढ़ सकता है। दूसरा, जब भी आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ भरते हैं
तो आपको 10 से 15% का डिस्काउंट भी मिलता है, अच्छा। जो आपकी फर्दर एक सेविंग का काम करता है। तो दो फायदे हो गए, एक तो मेरा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, दूसरा फायदा हो गया कि मेरे को डिस्काउंट मिल रहा। तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा 3 साल का प्रीमियम एक साथ भरना चाहिए। मिनिमम इतना होना चाहिए। मिनिमम नहीं, वो मैक्सिमम ही है। अच्छा मयूर भाई, 10 डेकेड्स में हमने पहली बार जब कोविड आया तब हमने इमरजेंसी फंड का मतलब समझा। अभी तक ऐसा था कि कॉमर्स की बुक्स में ही पढ़ाया जाता था कि भाई इमरजेंसी फंड रखना चाहिए बराबर, पर लोगों को माइंड वो नहीं ले रहे थे इतना सीरियसली उनको। तो अभी कोविड टाइम में सबको पता चला कि भाई इमरजेंसी एक्चुअल में होनी चाहिए आपके पास एज अ फंड। ठीक है। सो उसमें आपका क्या मानना है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या है आपका उसका पॉइंट ऑफ व्यू? तो दर्शन जी, आपने इसमें दो सवाल पूछे कि पहला सवाल है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, और आपका दूसरा सवाल इसमें था कि इमरजेंसी फंड में किस किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए। तो मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए डिपेंड करता है कि आप जॉब में हैं या बिजनेस में। एक थंब रूल के हिसाब से, देखिए बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं, बट एक थंब रूल्स के हिसाब से अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, तो आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसको 3 से 6 गुना, जैसे मान लीजिए मेरा मंथली एक्सपेंस महीने का ₹1,00,000, तो उसको 3 गुना किया तो कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख। 6 गुना किया तो 6 लाख। तो अगर मैं जॉब पे हूं तो 3 से 6 गुना होना चाहिए, तो 3 लाख से 6 लाख के बीच में होना चाहिए। बट अगर हम बिजनेस में, अब बिजनेस में क्योंकि बिजनेस में ना इनकम स्ट्रीम्स ऊपर नीचे हो सकती है, वेरिएबिलिटी ज्यादा है, कभी कम कभी ज्यादा। तो अगर हम बिजनेस में हैं तो हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 से 9 गुना मंथली एक्सपेंस का। तो अगर मेरी मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपए है तो मेरे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 से 9 लाख रुपए। ठीक है। और दूसरा सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ। आपने दूसरा सवाल पूछा था कि इमरजेंसी फंड में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए इमरजेंसी फंड है ना, आपका शॉर्ट टर्म फंड है। शॉर्ट टर्म फंड मतलब क्या कि आप 3 में कभी भी आपको नीड आ सकती है। आप ऐसा नहीं, हमें पता ही नहीं क्योंकि वर्ड ही इमरजेंसी फंड है। तो इसके लिए आप या तो एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन एफडी है, 3 महीने की, 6 महीने की, एक उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स में। 91 डेज की ट्रेजरी बिल्स आती है, 182 डेज की ट्रेजरी बिल्स आती है, 364 डेज की ट्रेजरी बिल्स आती है। आप उनमें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या मेरे को कुछ भी नहीं करना तो आप अपने बैंक में सेविंग्स अकाउंट में रहने दीजिए। ठीक है। तो एफडी में कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स में कर सकते हैं, या फिर आपके सेविंग्स अकाउंट में। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि लोगों ने अपना इमरजेंसी फंड गोल्ड में रखा है। राइट। ठीक है। क्या वो गलत है? आंसर नहीं, गलत नहीं है। पर क्या होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 2011 में गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा था। ठीक है। 2013-14 में गोल्ड उससे आधा हो चुका था। ठीक है। आप जाके पहले का हिस्ट्री देख सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने 2011 में गोल्ड में इन्वेस्ट किया था इमरजेंसी फंड में, 2013 में, और उसने 2013 में उसमें से निकाला हो अगर कोई जरूरत आने पर, तो उसको तो आधा ही पैसा मिला। राइट। तो जब हम इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक फिक्स्ड इनकम ऑप्शन में इन्वेस्ट करें, ना कि ऐसे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो वेरिएबल हो। मयूर भाई, गोल्ड में आपने जैसे बताया कि गोल्ड में उसको आधा ही पैसा मिला, हम्म। बट जो हमारे बुजुर्ग जो आगे गए बराबर, वो तो हमें ऐसा ही सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा गोल्ड लेना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करने की वो ज्यादा एडवाइस हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक। राइट। तो अभी उस गोल्ड की हम प्राइस की भी बात करें तो गोल्ड अभी आसमान छू रहा है। ठीक है। तो क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन वो सही है कि कैसे करना चाहिए हमें? तो आपने जो पहला एक चीज बोला कि आपके जो बुजुर्ग, आपके जो बड़े बूढ़े बोल के गए, तो आपके जो बड़े बूढ़े बोल के गए ना, देखिए उनके पास इन्वेस्टमेंट का मतलब दो ही चीज थी, या तो वो रियल एस्टेट था या तो वो गोल्ड था। राइट। इसके अलावा तो ऑप्शन था ही नहीं। नहीं। ठीक है। इक्विटी तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। यस। सुना हो तो मतलब पता नहीं, बट 90% लोगों के जो फादर्स है या जो ग्रैंड फादर्स है उन्होंने इक्विटी कभी नहीं सुना था। ठीक है। अब रियल एस्टेट कभी भी जब इन्वेस्ट करते थे तो बड़ा पैसे से होता था। रियल एस्टेट में आप छोटे पैसे से कर नहीं सकते, तो बचा गोल्ड सिर्फ। तो इसलिए आपके बड़े बुजुर्गों ने गोल्ड का सिर्फ सजेस्ट किया। ठीक है। राइट। दूसरा, आपने अभी जो पूछा, देखो गोल्ड को है ना हमेशा एक हेज माना गया है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी से। अब ये हेज का मतलब क्या है
तो समझ लीजिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को समझते हैं पहले। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्या होती है कि जब भी वर्ल्ड में कंडीशंस ऊपर नीचे हो रही है, तो अगर आपने अभी देखा होगा ट्रम्प ने टैरिफ और बढ़ा दिए, हाँ है ना, वो सुबह कुछ और आके बोलता है, शाम को कुछ और आके बोलता है, जिसकी वजह से शायद कंट्रीज के स्टॉक मार्केट भी कभी ऊपर और शाम को आते आते फिर से नीचे आ जाते हैं। यस तो इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो जब जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है ना, तो गोल्ड में हमेशा प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि वो हेज है अगेंस्ट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। सो अभी गोल्ड की तो हमें बातें समझ में आ गई कि भाई गोल्ड का ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, तो गोल्ड में कितना हिस्सा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी की क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए? ओके ओके। तो आइडियली एक पोर्टफोलियो को देखा गया है ना, तो 15 से 18%, आई रिपीट 15 से 18%। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए टोटल इन्वेस्ट करने के लिए, अब 15 से 18% मतलब कितना हुआ, 15 से 18 रुपए आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ओके ठीक है, तो गोल्ड, ये आंसर आ गया कि गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, अब ये सवाल आता है आपने जो पूछा कि गोल्ड के अलावा क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, गोल्ड के अलावा हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है रियल एस्टेट, वो है स्टॉक्स, वो है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। गोल्ड के साथ हमारे पास क्या क्या है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस? गोल्ड के साथ है हमारे पास रियल एस्टेट, हमारे पास म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है, हमारे पास बॉन्ड्स है, एफडीज, अगर बॉन्ड्स और एफडीज शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए है, तो ये ऑप्शंस है। राइट। सो अभी मयूर भाई ऐसा है कि सबके पोर्टफोलियो रेडी चल रहे हैं, राइट? तो अभी जो जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो अभी उनके लिए क्या पोजीशन है मार्केट में? सो क्या करना चाहिए आप? यस, ऑब्वियसली उनको अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है उन लोगों? ठीक है, तो दर्शन भाई, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जवाब दूंगा इसका। 2014 में एक सर्वे हुआ था जिसमें पूछा गया था कि सबसे ज्यादा पैसा, सर्वे का क्वेश्चन ये था कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा किसने बनाया। ठीक है, जब उसका नतीजा आया था, नतीजा रिजल्ट जब आया था ना, वो बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट थे। तो उसका पहला आंसर था, जो व्यक्ति भूल चुका है इन्वेस्ट करके, उसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया। राइट। और दूसरा, जो व्यक्ति मर चुका है, उसने सबसे ज्यादा पैसा बनाया मार्केट से। देखो, इन दोनों का एक, अगर बोलते ना कंक्लूजन करना चाहूं, तो जिस व्यक्ति ने लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, वो सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा बनाता है। दर्शन भाई, क्या आपको आम पसंद है? अभी आम का सीजन आ गया, क्या आपको आम पसंद है? यस यस। अच्छे आम को उगने के लिए, या अच्छे आम के पेड़ को उगने के लिए, आपको पता है 10 से 12 साल चले जाते हैं। अगर आप ये 10 से 12 साल में उस आम के जो पेड़ को उगने की जर्नी को डिस्टर्ब कर दें, तो क्या वो अच्छा आम का पेड़ उगेगा? नहीं। नहीं उगेगा। उसी तरह से आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जो है, वो 10 से 12 साल में शुरू होती है अच्छी से। पर अगर आप बीच में, मार्केट गिर रहा है निकल जाते हैं, मार्केट बढ़ रहा है घुस जाते हैं, अगर आप ये करने लग जाएंगे ना, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी नहीं हो पाएगी। सो अभी आपने जैसे बताया कि मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम जब मार्केट अप चल रहा होता है तो पैसा डाल देते हैं, और जब डाउन होता है तो मतलब निकाल देते हैं। हाँ, तो मोस्टली सब लॉस में ही चल रहा है सबका। ठीक है। तो अभी ऐसी कौन सी वेल्थ क्रिएशन प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो आप हमें सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे दर्शन भाई, आपके सवाल में ही जवाब था, तो मैंने बोल दिया। ठीक है, आपने ऑलरेडी खुद ही बोल दिया कि एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, पहली बात तो हम वेल्थ क्रिएशन जर्नी को समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया आम के पेड़ का। आम का जो पेड़ है, उसे 10 से 12 साल लग जाते हैं ग्रो होने में। उसी तरह से दर्शन भाई, एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक बच्चा जब पैदा होता है, हम उस पर खर्चा करते हैं, बिल्कुल। हम उस पर कब तक खर्चा करते हैं? दर्शन भाई, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लाइक जब तक वो बड़ा ना हो जाए, कितना, मतलब क्या उम्र? एटलीस्ट 18 to 20। 20। तो मतलब दर्शन भाई, जो बच्चा पैदा हुआ है 0 साल का है, जब तक वो 18-20 साल का नहीं हो जाता, 18-20 तो वैसे आपने बहुत जल्दी बोल दिया, डॉक्टर के लिए तो 30 साल तक नहीं हो जाता, जब तक वो 30 साल का नहीं बन जाता या 25 साल का नहीं बन जाता, तब तक वो बच्चे पे सिर्फ हम खर्चा कर रहे हैं, यस। और वो कुछ कमा के नहीं दे रहा, राइट। है ना? आपका म्यूचुअल फंड भी आप एक के बच्चे जैसा है। आप पहले 15-20 साल आप सिर्फ उसे इन्वेस्ट करते जाइए। आप ये मत सोचिए कि उससे क्या मिलेगा, आप इन्वेस्ट करते सी जाइए। ये बहुत बड़ी सीख दे रहा हूं कि आप इन्वेस्ट करते जाइए।
15-20 साल बाद जब आप उसमें देखेंगे ना, तो आपकी बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट हो चुकी होगी जो आपको रियलाइज भी नहीं होगी। राइट। बट अभी जैसे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है, हम्म। तो मैंने ऐसा सुना है कि म्यूचुअल फंड में जिन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उनके भी पोर्टफोलियो डाउन चल रहे हैं। बिल्कुल डाउन चल रहे हैं। तो उसके ऊपर क्या एडवाइस है आपकी कि अभी स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? ठीक है, तो सेम आपका बहुत अच्छा सवाल है कि मुझे इन्वेस्टेड रहना चाहिए या मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए या इन्वेस्टमेंट घटानी चाहिए, आप ये पूछना था। यस। करेक्ट। दर्शन भाई, आप लिवाइस के कपड़े खरीदते हैं? यस। अगर लिवाइस के कपड़े डिस्काउंट पे आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप ज्यादा खरीदेंगे, आपने जो खरीदे थे उससे एज इट इज रहने देंगे और कुछ नया नहीं खरीदेंगे, या आपने जो खरीदा था उसको बेच देंगे? ऑब्वियसली मैं ज्यादा खरीदूंगा। ऑब्वियसली आप ज्यादा खरीदेंगे, राइट? यस। दर्शन भाई, मार्केट में भी वही करना है। आज मार्केट डिस्काउंट में है, पर क्या वो हमेशा डिस्काउंट में रहेगा? नहीं। नहीं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1998 से लेकर 2025 तक दुनिया में ऐसी कोई ना कोई चीज हुई होगी जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आई हो। 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए थे। 1999 में हुए थे कारगिल वॉर। 2000 में हुआ था आईटी बबल बस्ट। 2001 में हुआ था ट्विन टावर क्रैश, इराक ने अमेरिका का ट्विन हाँ। टावर क्रैश किया। से लेकर अब तक हर साल कुछ ना कुछ हुआ है। राइट। बट इतने समय में इतना कुछ होने के बावजूद भी सेंसेक्स जो उस समय 1.5-2-2.5 हजार का था, आज 75,000 के पास है। राइट। तो पर पैसा तो उसी का बना ना जो इन्वेस्टेड रहा। यस। अगर वो ये सोचता कि इराक ने अमेरिका ने इराक में वॉर छेड़ दिया, या आईटी बबल बर्स्ट हो गया, या 2008 में लीमन क्राइसिस आ गई, और उस समय ये सोच सोच के पैसा निकालता और वापस नहीं डालता, तो क्या वो वेल्थ क्रिएट कर पाता? डेफिनेटली। तो आपका जो सवाल था कि आज के इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको तो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि मार्केट डाउन है। बट अगर हमारी कैपेबिलिटी नहीं है अभी, क्योंकि शायद मेरे पास पैसा नहीं है अभी इन्वेस्टमेंट का, तो जितना पैसा डाला है उसी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए और उसको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में अगर आप ज्यादा पैसे को छेड़ेंगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझते हैं, रिस्क एपेटाइट। आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है? आपकी जो रिस्क एपेटाइट है ना, डिटरमाइन किस चीजों पे होती है? आपके बैकग्राउंड पे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, आपकी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रिस्क एपेटाइट समझना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है कि आप ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या वो आप 5 साल के लिए कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं, 15 साल के लिए कर रहे हैं, या आप 3 साल के लिए कर रहे हैं? तो जिसे हम बोलते हैं ड्यूरेशन। तीसरा, ये जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आप जो करने वाले हैं वो किस गोल के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, क्योंकि कुछ गोल्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो हमेशा उसी समय पे करना है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन है। जैसे जैसे ही आपको बच्चा 18 साल का होगा, आपको वो पैसा चाहिए रहेगा। पर अगर वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी रिटायरमेंट से एसोसिएटेड है, तो रिटायरमेंट 1-2 साल ऊपर नीचे होंगे तो चल जाता है। ठीक है, तो मैं अगेन बोल देता हूँ, अकेले बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रिस्क एपेटाइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके गोल्स। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपका ड्यूरेशन। तो इसमें हमें म्यूचुअल फंड में एटीसी का बेनिफिट मिलता है? एटीसी का बेनिफिट, हाँ बिल्कुल मिलता है। हम सभी ने पीपीएफ किया होता है। अब पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ एक बेसिकली पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो आपको आज की तारीख में 7.1% गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न दे रहा है। पर पीपीएफ का जो एक ड्रॉबैक है वो है कि 15 साल तक के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में एटीसी का जो म्यूचुअल फंड में जो प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें जो आपको 1.5 लाख का एटीसी का बेनिफिट पीपीएफ में मिल रहा था वही बेनिफिट आपको ईएलएसएस में भी मिल जाता है। बट इसकी ब्यूटी क्या है, इसमें जो लॉक इन का पीरियड है, जो पीपीएफ में 15 साल का था, ईएलएसएस में आपका लॉक इन पीरियड सिर्फ और सिर्फ 3 साल होता है। मतलब आज आपने वो पैसा डाला तो आप 3 साल बाद कभी भी उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट। और अगर मैं कंपेयर करूं
क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत बार आता है, मयूर भाई पीपीएफ करना चाहिए या ईएलएसएस करना चाहिए। तो देखिए दोनों अच्छे हैं, बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं बेस्ड ऑन देयर रिटर्न्स, तो ईएलएसएस का अगर 15 साल की ड्यूरेशन में हम देखें तो ईएलएसएस का जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम है, आई रिपीट, ईएलएसएस में जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम है उसने भी पीपीएफ के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा पैसा बनाया। मान लीजिए ईएलएसएस ने आपके 15 साल में 45 लाख रुपीस बनाए, तो ईएलएसएस ने वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम में 90 लाख रुपए बनाए होंगे। तो कौन सा बेटर है? अगर आप मार्केट लिंक आप अलाउ ले सकते हैं तो ईएलएसएस इज बेटर। सो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरे जो फादर है उन्होंने ऐसा बोला कि एफडी जो हमारी चल रही थी, राइट, तो वो एफडी पूरी हो चुकी थी, तो उन्होंने वापस मुझे रिन्यू करने के लिए बोला। हाँ। तो क्या ये ऑप्शन सही है? कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसमें? नहीं, ये ऑप्शन नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आपके जो एफडी है वो आइडियली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तभी है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल से लेकर 3 साल के पीरियड के लिए, मतलब विच एनीथिंग विच इज लेस देन 3 इयर्स। पर अगर आपने एफडी की 3 साल या 5 साल की और उसको आप अगेन रिन्यू कर रहे हैं, तो मतलब आपकी एफडी का टेन्योर हो गया 6 से 10 साल। इस समय में म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को म्यूचुअल फंड अच्छे से हैंडल कर पाता है, पर एफडी हैंडल नहीं कर पाता है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आपकी जो एफडी का रिटर्न्स है वो इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं है, इसीलिए। तो हम म्यूचुअल फंड को ऐसा मान सकते हैं कि वो एक टैक्स सेविंग टूल है? हाँ, अगर हमें एटीसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल यस। तो मेरा जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, उसने जब मेरी एसआईपी स्टार्ट की थी तो कुछ अमाउंट लेके उसने स्टार्ट की थी, ठीक। बट वो एवरी ईयर मुझे उसमें कुछ टॉपअप, कुछ एड ऑन अमाउंट करने के लिए बोलता है और मैं कर देता हूँ। ठीक तो है। ये टॉपअप करना सही है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू में उसका क्या सजेशन है? दर्शन भाई, मैं इसका जवाब दूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आपकी हर साल एक्सपेंस बढ़ रहे हैं? ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। क्या आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है? यस। तो दर्शन भाई, जब हमारी इनकम हर साल बढ़ रही है तब हमारे एक्सपेंसेस हर साल बढ़ रहे हैं, तो टॉपअप भी हमें हर साल करना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में मुझे, पहली बात, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में भी मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो मेरी फ्यूचर में भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से मुझे उस समय ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं टॉपअप कर रहा हूँ तो प्रोबेबली मेरे जो ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में वो मेरी अचीव हो पाएगी, इसलिए मुझे टॉपअप करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि टॉपअप कितना करना चाहिए। देखिए, अगर जब आपके एडवाइजर ने प्लानिंग की होगी, ठीक है, अगर उसने कुछ गोल बेस्ड प्लानिंग की होगी तो उसने खुद ने बताया होगा कि अगर मैं ये परसेंटेज हर साल टॉपअप करूं तो ये मेरा गोल अचीव हो सकता है, मतलब इतना रिटर्न मुझे मिल, इतना अमाउंट मेरा उस समय मिल सकता है। तो बट एक स्टैंडर्ड जो है, आपका जो एसआईपी का टॉपअप 5%, 10% या 15% आप हर साल कर सकते हैं। राइट। सो अभी उसमें एक और टर्म भी आती है कि हमें एसआईपी और एचडब्ल्यूपी, ऐसा भी एक वर्डिंग सुना था मैंने। ठीक है। तो दोनों में क्या बेटर है? क्या एसआईपी कर रहे हैं वो सही है, और एचडब्ल्यूपी उसमें इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप देखिए, ये जो है ना डिटरमाइन करेगा आपकी एज पर। अब मैंने पैसा कमाना शुरू किया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे पास उस समय ज्यादा पैसा होगा। ऐसा हो सकता है क्या उस समय मेरे पास लमसम 1 करोड़ 2 करोड़ होंगे? दर्शन भाई, जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया तब क्या मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हो सकते हैं? नहीं नहीं, तब तो नहीं। नहीं हो सकते, ठीक है। तो उस समय मुझे एसआईपी करनी चाहिए। बट जैसे ही मैं कमाते कमाते मुझे 15-20 साल हो गए, जब समझ लीजिए कि मैं 40-45 का हो गया, तब प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास 1 करोड़ हो सकते हैं और मुझे एक रेगुलर इनकम का ऑप्शन और चाहिए, हाँ या ना? ऑब्वियसली चाहिए। तब मुझे एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। तो एसडब्ल्यूपी 2 समय कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी आप तब करिए जब आपको रेगुलर इनकम चाहिए, पहली चीज। दूसरा, मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है एसडब्ल्यूपी कब करना चाहिए। दर्शन भाई, अगर आपने बैंक में एफडी कर रखा है इसीलिए ताकि आपको इंटरेस्ट इनकम मिले, ठीक है, और आप 30% टैक्स स्लैब में हैं। अब मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ 30% टैक्स स्लैब? क्योंकि म्यूचुअल फंड में मेरा टैक्स जो है वो 12.5% ही लग रहा है आज की डेट पे। तो अगर मेरे पास बैंक में एफडी है और मैं 30% टैक्स स्लैब में हूं, ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। क्योंकि वो मुझे, जैसे
एफडी मुझे रेगुलर रिटर्न दे सकता है, वैसे एसडब्ल्यूपी मुझे रेगुलर रिटर्न दे सकता है, बट एसडब्ल्यूपी करने पर मेरा जो टैक्स है वो 17.5% से बच रहा है, जिसकी वजह से मेरा रिटर्न ज्यादा हो सकता है फ्यूचर में। राइट, तो मतलब एसआईपी के बाद का ऑप्शन है एसडब्ल्यूपी। हाँ, मतलब आपकी जब एज ज्यादा हो जाए तब आप कर सकते हैं, या फिर आपने अगर बैंक में एफडी कर रखी है तो आप एसडब्ल्यूपी कर सकते तो ऐसा मान सकते हैं कि एसडब्ल्यूपी एक रिटायरमेंट प्लानिंग का ऑप्शन है हमारे लिए। हैं। देखिए, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं प्लानिंग वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं असेसमेंट वर्ड यूज करूंगा। हाँ, रिटायरमेंट असेसमेंट के लिए आप एसडब्ल्यूपी को चुन सकते हैं, और उसको कैसे ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, हम लोग कैसे करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो मान लीजिए आप मेरे इन्वेस्टर हैं, ठीक है, आपकी एज हो चुकी है 50 के आसपास, और आपकी वाइफ है और आपके बच्चे हैं। तो हम जब एसडब्ल्यूपी आपके लिए डिजाइन करते हैं ना, हम मेक श्योर करते हैं कि जब तक आप जीवित है वो आपको जो मंथली इनकम आ रही है वो आपको मिलती रहे। आपको कुछ भी हो जाता है तो वो मंथली इनकम आपकी वाइफ को मिलती रहे, और उनको कुछ हो जाता है उसके बाद वो मंथली इनकम आपके बच्चों को मिलती रहे। अगर वो 3 बच्चे तो 3 बच्चों को, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को, और 1 बच्चा है तो 1 बच्चे को। तो एसडब्ल्यूपी को इस तरह से कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, और लंबे समय में आपका प्रिंसिपल भी ग्रो हो रहा है। आज के यूथ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक क्या है आपके हिसाब से? तो आज की युग की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक ये है कि वो इन्वेस्टमेंट ना करके, जैसे ही वो कमाना शुरू करता है, वो इन्वेस्टमेंट ना करके अपनी ईएमआई बांध लेता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला जो 20-22 साल का था, और उसकी 40-50 हज़ार की सैलरी थी। तो मैंने उसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, भाई कितना इन्वेस्ट करते हो? वो बोला 2,000 रुपये। बोला क्यों? मैं पूछा क्यों, क्या आपको घर पे कंट्रीब्यूट करना पड़ता है? उसने कहा नहीं, घर पे कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता। तो मैं बोला भाई फिर 2,000 ही क्यों करते हो इन्वेस्ट? मतलब आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, 40,000 कमा रहे हो, ज्यादा कर सकते हो। बोला नहीं सर, मेरी 2 ईएमआई चल रही है। और मैं बोला क्या, 2 ईएमआई? बोला हाँ सर। बोला कैसे, क्या किया आपने? तो उसने बोला कि मैंने सबसे पहले ना, जैसे मैं जॉब पे लगा, मैंने मेरे लिए एक आईफोन 16 खरीद लिया। बोला ओके ओके, 16 नहीं, सॉरी, उस समय ये पहले की बात है, तो आईफोन 15 खरीद लिया। बोला ठीक है। और फिर बोला कि जैसे ही मेरी सैलरी 10,000 से बढ़ी 1 साल बाद, तो मैंने अपने लिए क्रेटा खरीद ली। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, आदमी अपने, वो बोलता ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से इंस्पायर्ड होकर अपने खर्चे पहले बांध लेता है। क्योंकि आज ये जो आदत डाल रहा है ना खर्चे पहले बांधने की, आज उसने मोबाइल खरीदा, कल उसने गाड़ी खरीदी, फिर पता है वो क्या करेगा? जैसे ही 10,000 की सैलरी और बढ़ेगी ना, वो अपने लिए एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर लेगा। ऑब्वियसली हाँ। ठीक है, और पर इसकी वजह से उसके पास कभी भी पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता, एंड एक कोविड फिर से आ जाए तो ये जितनी भी ईएमआई होती है ना, सर आपने सुना होगा, दर्शन भाई आपने देखा होगा, कोविड के टाइम में ना सबसे ज्यादा लोन डिफॉल्ट हुए थे, क्योंकि उनके पास उस समय पैसा नहीं था, और वही गलती वो कर रहा है वापस। तो मयूर भाई, आप कुछ ऐसी आपके एंड से कुछ ऐसी एडवाइस आप हमारी ऑडियंस, रिलीव टॉक्स की ऑडियंस को देना चाहेंगे? एक ऐसी एडवाइस जो मैं आपकी ऑडियंस को देना चाहूंगा इस, कि आप जैसे ही पैसा कमाना शुरू कर दें तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी शुरू कर दें, उसे डिले ना करें, क्योंकि डिले हमेशा एक बड़े कॉस्ट के साथ आएगी। वो कॉस्ट हो सकता है हेल्थ के टर्म्स में, वेल्थ के टर्म्स के में, या किसी भी टर्म्स में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, तो स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी एज सून एज यू स्टार्ट अर्निंग। सो थैंक यू सो मच मयूर भाई, आज रिलीव टॉक्स में हमारे एज अ गेस्ट आने के लिए और हमारी ऑडियंस को एज ए गोल्डन एडवाइस देने के लिए। थैंक यू। और डेफिनेटली हमारे ऑडियंस को भी पसंद आई होगी, कुछ कुछ ऐसी चीजें होगी जो नई सीखने मिली होगी उन लोगों को। सो डेफिनेटली वो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में आगे से ध्यान रखेंगे, और हम एज अ पर्सनली आपकी एडवाइस लेके हम भी हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू दर्शन भाई, इट वॉज माई ऑनर। आज भी हमें इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली, और नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर हम आपके लिए लाने वाले हैं अच्छे गेस्ट और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ हम जुड़ेंगे। तो देखते रहिए रिलीव टॉक्स और जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट के। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां फ्यूचर में लेके आने वाले हैं। कीप इंगेजिंग, कीप हसलिंग। रिलीव टॉक्स साइनिंग आउट।